इस फिल्म का पिछला भाग एलियन 3 जहां समाप्त हुआ था, उसके 200 साल बाद इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको काफी मजा आएगा। इस फिल्म के पिछले भाग एलियन 3 में हमने देखा था कि रिप्ली एलियन पैरासाइट द्वारा संक्रमित हो गई थी और उसके शरीर के अंदर एलियन क्वीन पल रही थी। रिप्ली ने उस एलियन क्वीन को मारने के लिए खौलते हुए धातु में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के 200 साल बाद फिल्म में साल 2379 दिखाया जाता है, जहां अंतरिक्ष में एक बहुत विशाल स्पेसशिप ओरिगा में मिलिट्री वैज्ञानिक रिप्ली का क्लोन बनाने में सफल हो जाते हैं। ये क्लोन पहले 7 बार असफल हो चुके थे, लेकिन रिप्ली का ये 8वां क्लोन था जो फाइनली सफल हो गया था। मिलिट्री वैज्ञानिक को रिप्ली का क्लोन बनाने के लिए डीएनए उसके ब्लड सैंपल से मिला था, जो ब्लड सैंपल डॉक्टर ने पिछली फिल्म एलियन 3 में उसके इलाज के दौरान उसके शरीर से लिया था और हॉस्पिटल के लैब में सुरक्षित स्टोर कर दिया था। लेकिन रिप्ली का डीएनए अब केवल इंसान का डीएनए नहीं रह गया था। एलियन संक्रमण के कारण उसमें एलियन का डीएनए भी मौजूद था, इसलिए उस डीएनए से बनाए गए रिप्ली के क्लोन में भी एलियन क्वीन पल रही थी और इसी एलियन क्वीन को हासिल करने के लिए मिलिट्री वैज्ञानिकों ने रिप्ली को क्लोन के रूप में जिंदा किया था। फिर मिलिट्री वैज्ञानिक रिप्ली के अंदर से नवजात एलियन क्वीन को निकाल लेते हैं। वैज्ञानिक रिप्ली को और आगे शोध के लिए जिंदा रखने की ठानते हैं और उसे वहीं एक गहरे कुएं नुमा कमरे में कैद कर देते हैं। ठीक तरह से होश आने पे रिप्ली अपने आप को महसूस कर अपने आप को समझने की जद्दोजहद करती है। उसे उसके हाथ में नंबर 8 छपा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो 8वीं क्लोन थी। 3 दिन बाद वैज्ञानिक उसका फिर से चेकअप करते हैं। वे देखते हैं कि रिप्ली पर की गई सर्जरी का घाव सिर्फ 3 दिन में ही भर चुका था। चेकअप के दौरान चीफ साइंटिस्ट रिप्ली से बदतमीजी करता है। जवाब में रिप्ली अमानवीय शक्ति से उसका गला घोंट देती है। ऐन वक्त पर गार्ड आकर चीफ साइंटिस्ट की जान बचा लेते हैं। इसके बाद वे रिप्ली की बौद्धिक क्षमता की जांच करते हैं, क्योंकि रिप्ली का जन्म कुछ दिनों पहले ही हुआ था। उसका दिमाग अभी भी बच्चों की तरह चीजों को सीख रहा था, लेकिन उसकी सीखने की गति आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। मिलिट्री जनरल और कुछ वैज्ञानिक रिप्ली को बाहर से मॉनिटर कर रहे थे। वैज्ञानिक रिप्ली के शरीर और दिमाग के फंक्शन से काफी खुश थे। वैज्ञानिक जनरल को बताते हैं कि रिप्ली को टुकड़ों टुकड़ों में अपना भूतकाल भी याद आ रहा है। जनरल चौंकते हुए पूछता है कि भला एक क्लोन के दिमाग में असली रिप्ली की यादें कैसे आ गईं। इस पर वैज्ञानिक उसे बताते हैं कि ऐसा शायद असली रिप्ली में मौजूद एलियन के डीएनए के कारण हुआ है, क्योंकि एलियन एक जनरेशन से अगली जनरेशन में अपनी यादें जेनेटिकली ट्रांसफर करते हैं, यानी कि एलियन के बच्चे में जन्म से ही उसकी माँ की यादें मौजूद होती हैं। ठीक इसी प्रकार से रिप्ली के डीएनए से बनाए गए क्लोन में भी असली रिप्ली की यादें ट्रांसफर हो गई हैं। इसके बाद वे लोग एक हाईली सिक्योर्ड चैम्बर में प्रवेश करते हैं, जहां उन्होंने रिप्ली के अंदर से निकाली एलियन क्वीन को रखा था। एलियन क्वीन पूरी तरह से बड़ी हो गई थी और अंडे देने के लिए तैयार थी। उधर जांच के दौरान एक बच्ची की तस्वीर देखकर रिप्ली भावुक हो जाती है। उसे प्लैनेटॉइड पर मिली बच्ची की याद आ गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। कैंटीन में वैज्ञानिक रिप्ली को उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। वे रिप्ली को बताते हैं कि वे एलियन के जीन से कई नई दवाइयों का निर्माण कर इंसानों के कई रोगों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और साथ ही एलियन को पालतू बनाकर उनका उपयोग हथियार की तरह करेंगे। एलियन का जिक्र आते ही रिप्ली की कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। रिप्ली कहती है कि वे लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एलियंस को कभी भी पालतू या कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। एलियंस हद से ज़्यादा खतरनाक और दया विहीन है। अगले सीन में उनके स्पेसशिप पे एक पायरेट स्पेसशिप यानी लुटेरों का स्पेसशिप पहुंचता है। उसमें 6 स्पेस पायरेट्स वैज्ञानिकों का कुछ जरूरी सामान लेकर वहां पहुंचे थे। स्पेस पायरेट्स दूसरे स्पेसशिप को लूटना तथा अवैध चीजों की स्मगलिंग करने जैसे गैर कानूनी काम करते थे। जनरल उन पायरेट्स के कैप्टन को माल का पेमेंट करता है। फिर कैप्टन जनरल से उसके स्पेसशिप में 2 दिन ठहर कर आराम करने की परमिशन मांगता है। जनरल उसे परमिशन दे देता है, लेकिन वो उसे हिदायत देता है कि वो और उसके पायरेट साथी स्पेसशिप के वर्जित क्षेत्र में ना जाएं।
पायरेट्स उस जरूरी सामान को वैज्ञानिकों के हवाले कर देते हैं। वो जरूरी सामान दरअसल कुछ अगवा किए लोग थे जिन्हें वैज्ञानिक उन एलियन पैरासाइट्स को परोसने वाले थे और एलियंस पैदा करने वाले थे। स्पेसशिप में पायरेट्स की मुलाकात बास्केटबॉल खेलती हुई रिप्ली से होती है। उनमें से कुछ पायरेट्स उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। रिप्ली उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। पायरेट्स के बेहद ताकतवर प्रहार भी रिप्ली की नाक से सिर्फ थोड़ा सा खून ही निकाल पाते हैं। तभी वहां वैज्ञानिक आ जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुंह से रिप्ली का नाम सुनकर कॉल नाम की एक पायरेट चौंक जाती है। इसके बाद रिप्ली वहां से चली जाती है। जिस जगह रिप्ली का खून गिरा था वो जगह गलकर उसमें छेद हो गया था। उधर लैब में आखिरकार एलियंस पैदा हो चुके थे। एक वैज्ञानिक एलियंस को ट्रेन कर रहा होता है। एक एलियन वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश करता है। इस पर वैज्ञानिक लाल बटन दबाकर उस पर ठंडी गैस छोड़ता है जिससे एलियन दर्द से तड़पने लगता है। गुस्से में एलियन फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार वैज्ञानिक के बटन के ऊपर हाथ रखने मात्र से ही वो रुक जाता है। वो एलियन वैज्ञानिक के दंड की भाषा समझ गया था। वहीं दूसरी तरफ कॉल नाम की पायरेट अपने बाकी पायरेट्स साथी और वैज्ञानिकों से छुपकर चुपके से रिप्ली के चैम्बर में पहुंच जाती है। रिप्ली उस वक्त सो रही थी। वो अपने खंजर से रिप्ली को खत्म करने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान रिप्ली की सिली हुई छाती की तरफ जाता है और वो रुक जाती है। तभी रिप्ली जाग जाती है, लेकिन वो कॉल पर हमला नहीं करती। रिप्ली के पूछने पर कॉल उसे बताती है कि उसे इस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था और वो पायरेट्स में शामिल होकर रिप्ली को मारने ही यहाँ आई थी ताकि एलियन क्वीन को वैज्ञानिकों के हाथों में पड़ने से रोका जा सके। लेकिन कॉल रिप्ली को ये नहीं बताती कि उसे इस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला। रिप्ली कहती है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने उसके अंदर से एलियन क्वीन को पहले ही निकाल लिया है। कॉल रिप्ली से कहती है कि अगर वो चाहे तो कॉल उसे मारकर इस प्रयोगशाला के चूहे जैसे जीवन से छुटकारा दिला सकती है। इसके जवाब में रिप्ली कॉल के खंजर में खुद ही अपना हाथ घुसेड़ देती है और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहती है कि उसका मरने का कोई इरादा नहीं है। रिप्ली के खून में मौजूद एसिड से खंजर जलने लगता है और उसका घाव भी जल्द ही भर जाता है। रिप्ली उसे बताती है कि वैज्ञानिकों ने भले ही उसके अंदर से एलियन क्वीन को निकाल लिया हो, लेकिन एलियन का डीएनए उसके अंदर होने की वजह से वो अभी भी यहाँ मौजूद एलियन को महसूस कर सकती है। कॉल रिप्ली से एलियन को मारने में मदद मांगती है, लेकिन तभी गार्ड्स की आहट सुन कॉल को वहां से भागना पड़ता है। कॉल के चैम्बर से बाहर निकलते वक्त वैज्ञानिक और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वे कॉल के साथ साथ सारे पायरेट्स पर भी जासूसी का इल्जाम लगाकर सबको मौत की सजा सुना देते हैं। हालांकि बाकी पायरेट्स को कॉल की गतिविधियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन इससे पहले कि गार्ड्स उन्हें गोलियों से भून पाते, पायरेट्स बड़ी बहादुरी और चालाकी से सारे गार्ड्स को मार देते हैं और एक बचे हुए गार्ड और चीफ वैज्ञानिक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। गुस्से से तिलमिलाता हुआ कैप्टन कॉल से उसके जासूसी की सच्चाई पूछता है। इस भागा दौड़ी में वैज्ञानिकों का ध्यान एलियंस से हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर दो एलियंस मिलकर तीसरे एलियन को एक योजना के तहत मार देते हैं और फिर उसके एसिड नुमा खून से लैब का फ्लोर गला के वहां से आजाद हो जाते हैं। घबराया हुआ वैज्ञानिक जब उस बड़े से छेद से नीचे झांकता है तो एलियंस उसे नीचे खींच के मार डालते हैं। उधर कॉल बाकी पायरेट्स को इस स्पेसशिप पर चल रहे खतरनाक मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। तभी स्पेसशिप में खतरे का सायरन बज उठता है। जब एक गार्ड एलियन के चैम्बर में पहुंचता है तब आजाद हुआ एलियन बाहर से लाल बटन दबाकर गार्ड को फ्रीज कर देता है। वो गार्ड किसी मूर्ति की तरह टूटकर बिखर जाता है। उधर पायरेट्स अपनी पायरेट स्पेसशिप की ओर बढ़ जाते हैं। अब उनका एक ही मकसद था, जल्द से जल्द अपने पायरेट स्पेसशिप में बैठकर इस मनहूस मिलिट्री स्पेसशिप को छोड़कर उड़ जाना। वे चीफ वैज्ञानिक और गार्ड को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ही पायरेट स्पेसशिप तक जाने का शॉर्टकट पता था। इस सबसे अनजान एक पायरेट लंगड़ा व्रीस अकेला ही स्पेसशिप में भटक रहा था। तभी वो एक एलियन को अपने ऊपर वाले लेवल पे आता देखता है। इससे पहले कि एलियन उस पर हमला करता, वो अपनी शॉटगन से एलियन पे गोली चला देता है। गोली की चोट से एलियन का एसिड नुमा खून नीचे रिसने लगता है। वहीं रिप्ली के चैम्बर में भी एलियंस घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिप्ली अपने चैम्बर से निकलने की दिलो जान से कोशिश कर रही थी।
वो अपने खून के एसिड से वायर्स का शॉर्ट सर्किट कर देती है। इससे दरवाजा अनलॉक हो जाता है और वो वहां से आजाद हो भाग जाती है। उधर रिश्ते हुए एलियन के खून से लंगड़े वृष का शरीर कई जगह से जल जाता है। दर्द से आग बबूला हो वो एलियन पे गोलियों की झड़ी लगा देता है। स्पेसशिप में भगदड़ मच चुकी थी। गार्ड्स एक के बाद एक लाइफ पॉड में बैठकर भाग रहे थे। आखिरी लाइफ पॉड में लॉन्च से जस्ट पहले एलियन घुस जाता है और वो उसके अंदर खून की ऐसी होली खेलता है जो दिल दहला के रख देती है। ये सब कुछ जनरल देख रहा था। वो तुरंत ही लाइफ पॉड बंद होने से पहले एक ग्रेनेड लाइफ पॉड में डाल देता है और लाइफ पॉड के अंतरिक्ष में जाते ही जनरल रिमोट से ग्रेनेड में विस्फोट कर लाइफ पॉड के परखच्चे उड़ा देता है। लाइफ पॉड के साथ उसमें मौजूद एलियन के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। आखिर एक एलियन तो अच्छे से मरा। ग्रेनेड ब्लास्ट में शहीद हुए गार्ड्स को जनरल आखिरी सलामी दे रहा होता है कि तभी पीछे से एक एलियन आकर जनरल को भी शहीद कर देता है। पायरेट्स अपने पायरेट स्पेसशिप की ओर बढ़ रहे थे। तभी सबसे पीछे चल रहा उनका कैप्टन दूसरे रास्ते पे निकल जाता है और एक एलियन के हाथों मारा जाता है। बाकी पायरेट्स जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ कैप्टन का ऊपर का हिस्सा ही मिलता है। तभी वहां दूसरा एलियन आ जाता है। वे लोग आगे भागते हैं लेकिन आगे का दरवाजा लॉक था। वो एलियन कैप्टन को पार करके पायरेट्स की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एलियन को कैप्टन की लाश के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो वापस कैप्टन की ओर पलटकर उस आवाज के स्रोत का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन की छाती से बंदूक की नली निकलती है और उसकी एक गोली एलियन के कपाल को फोड़ के रख देती है और पायरेट्स की फटी आंखों के सामने कैप्टन के नीचे से रिप्ली उभरती है। फिर वे लोग वहां से आगे चल पड़ते हैं। अचानक उनके सामने लिफ्ट आकर रुकती है। उन्हें लगता है उसमें एलियन है लेकिन उसमें लंगड़ा वृष निकलता है। तभी रिप्ली सबसे कहती है कि यह स्पेसशिप पहले एक जगह रुका हुआ था लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि अब ये स्पेसशिप चलने लगा है। चीफ साइंटिस्ट कहता है कि किसी के लिए भी स्पेसशिप के अंदर से ये जान पाना संभव नहीं है। कॉल को भी स्पेसशिप के चलने का एहसास होने लगता है। रिप्ली बताती है कि ये स्पेसशिप एलियंस के अटैक के बाद से ही चलने लगा है। इस पर वैज्ञानिक कहता है कि ये स्पेसशिप का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर स्पेसशिप में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो ऑटोमेटिकली होम बेस यानी कि पृथ्वी की दिशा में उड़ान भरने लगता है। क्रिस्टी पूछता है कि कितनी देर में ये स्पेसशिप पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। इस पर गार्ड बताता है कि अगले 3 घंटे में स्पेसशिप पृथ्वी पर होगा। यानी अब उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं इस एलियन ग्रस्त स्पेसशिप को पृथ्वी पे जाने से रोकने के लिए, क्योंकि अगर एक बार एलियन पृथ्वी पे पहुंच गए तो वे समूची मानव जाति को खत्म कर देंगे। चलते चलते अचानक रिप्ली एक कमरे के सामने रुक जाती है। उस दरवाजे पे लिखा था 1 से 7। फिर वो अपने हाथ पे लिखे 8 को देखती है। वैज्ञानिक उसे उस कमरे का दरवाजा खोलने से मना करता है पर रिप्ली उसे अनसुना करते हुए दरवाजा खोल उस कमरे में प्रवेश कर जाती है। वहां कांच के बड़े बड़े जार रखे हुए थे जिनमें अजीबोगरीब प्राणियों के जीवाश्म रखे हुए थे। फिर एक जार में रिप्ली को उसकी शक्ल का ही जीवाश्म नजर आता है। वो समझ जाती है कि ये जीवाश्म दरअसल और कुछ नहीं बल्कि उसके पहले 7 असफल क्लोन्स हैं। तभी उसे लैब के एक कोने से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो उस दिशा में बढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक अर्ध विक्षिप्त प्राणी सी पड़ी हुई थी जिसकी शक्ल तो रिप्ली जैसी थी लेकिन उसका शरीर एक एलियन और लड़की का अविकसित रूप था। वो एक बहुत ही भयावह जीती जागती मांस का लोथड़ा थी। वो रिप्ली की 7वीं असफल क्लोन थी। वो क्लोन रिप्ली को देख मौत की भीख मांगने लगती है। रिप्ली उसे देख अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाती और रुआसी हो जाती है। फिर वो संभलते हुए फ्लेम थ्रोवर की नली उसकी ओर करती है। वो क्लोन अपने चेहरे के भावों से रिप्ली को हाँ कहती है। रिप्ली तुरंत ही फ्लेम थ्रोवर से उसे जला देती है। फिर बारी बारी से बाकी सब जीवाश्म को भी जलाते हुए नष्ट कर देती है। गुस्से में रिप्ली पलटकर चीफ साइंटिस्ट की तरफ बढ़ती है लेकिन वो खुद को काबू कर उसे छोड़ देती है। तभी कॉल आकर चीफ साइंटिस्ट के जबड़े में एक जोरदार घूंसा जड़ देती है। फिर वे लोग एक दूसरी लैब में पहुंचते हैं जहां कई लोगों की लाशें पड़ी थी। उन सब की छाती फटी हुई थी। ये वही लोग थे जिन्हें पायरेट्स अगवा करके स्पेसशिप पर लेकर आए थे और जिनके शरीर का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने एलियंस पैदा किए थे। तभी उन्हें वहां एक जिंदा आदमी मिलता है। वो काफी डरा हुआ था
रिपली उसे सूंघ के बताती है कि उसके अंदर एलियन पनप रहा है। उस इन्फेक्टेड आदमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो घबराहट और झुंझलाहट में चिल्लाते हुए पूछता है कि उसके अंदर असल में क्या है। रिपली चीफ साइंटिस्ट की तरफ इशारा करके उसे बताती है कि इस वैज्ञानिक ने तुम्हारे अंदर एक एलियन को डाल दिया है और अब से कुछ घंटों में वो एलियन तुम्हारी छाती फाड़ कर बाहर निकलेगा और तुम मर जाओगे। ये सुनकर वो इन्फेक्टेड आदमी सदमे में आ जाता है और आगे कुछ नहीं पूछता। चीफ साइंटिस्ट कहता है कि वो इन्फेक्टेड आदमी के अंदर से एलियन निकाल देता, लेकिन स्पेसशिप पर मौजूद लैब के तबाह होने के कारण अभी उसके पास जरूरी संसाधन नहीं है। कॉल सुझाव देती है कि वो इन्फेक्टेड आदमी को अपने साथ ले जा सकते हैं। वे लोग उसे अपने पायरेट स्पेसशिप में फ्रीज करके रख देंगे और फिर बाद में चीफ साइंटिस्ट उसके अंदर से एलियन निकाल देगा। फिर वो इन्फेक्टेड आदमी उनके संग हो जाता है। आगे का रास्ता उन्हें स्पेसशिप के सबसे निचले लेवल से होकर जाना था। वहां लंगड़े व्रीज की व्हीलचेयर नहीं जा सकती थी, इसलिए क्रिस्टी लंगड़े व्रीज को अपने पीठ में बांध लेता है। स्पेसशिप का कूलिंग सिस्टम एलियंस ने तबाह कर दिया था, जिस कारण निचले लेवल पर पानी रिस रहा था। आगे जाने के लिए उन्हें 90 फीट का रास्ता जलमग्न किचन से होकर गुजरना था। तब जाकर उन्हें वो लिफ्ट मिलती जिससे वे लोग वहां से निकल पाते। सब लोग सांस रोककर वो जलमग्न रास्ता तैर कर पार करने लगते हैं। तभी पायलट के देखने पर जॉनर को 2 एलियंस उसकी ओर आते दिखाई देते हैं। वो उन पे ग्रेनेड लॉन्चर से फायर करता है, जिसमें से एक एलियन मारा जाता है। दूसरा एलियन चकमा देते हुए उनकी ओर लपकता है। सबसे आखिरी में स्पेस शटल की पायलट तैर रही थी। एलियन उसके पैर को पकड़कर अपने साथ खींच के ले जाता है। रिपली उस पायलट की ओर घूरते रह जाती है। फिर जब वे लोग बाहर निकलने को होते हैं तो पाते हैं कि बाहर निकलने के एकमात्र छेद को एलियंस ने अपनी लार की मोटी परत से ढक रखा था। सांस फूलने की वजह से वे लोग बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगते हैं। किसी तरह से वे लोग उस परत को फाड़ कर बाहर आते हैं, लेकिन एक भयानक मंजर बाहर उनका इंतजार कर रहा था। बाहर निकलने के छेद के चारों ओर एलियन क्वीन ने अंडे दे रखे थे और अंडे पानी में ना गिर जाएं, इसके लिए एलियन क्वीन ने उस छेद को अपने लार की मोटी परत से बंद कर रखा था। तभी एक अंडे में से एलियन पैरासाइट निकलकर रिपली के चेहरे पे चिपक जाता है। रिपली उससे संघर्ष करते हुए वापस गहरे पानी में चली जाती है। बाकी सब भी खुद को एलियन पैरासाइट से बचाने के लिए वापस पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें उनकी तरफ वही एलियन आता दिखाई देता है। तब क्रिस्टी अपने ग्रेनेड लॉन्चर से उन अंडों को धमाके से उड़ा देता है। रिपली भी अपने दांतों से एलियन पैरासाइट को काट कर खुद को आज़ाद कर लेती है। फाइनली वे लोग वहां से ऊपर चढ़ने लगते हैं। चीफ साइंटिस्ट सबसे पहले लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचता है। वो दरवाजे का लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता है। वो कॉल से उसकी गन मांगता है। गन मिलते ही वो कॉल को ही सीने में गोली मार देता है। कॉल ऊंचाई से सीधे गहरे पानी में गिर जाती है। चीफ साइंटिस्ट दरवाजे का लॉक खोल के भाग जाता है और दरवाजे को दूसरी ओर से लॉक कर देता है। तभी पानी में से एलियन बाहर उछलता है और क्रिस्टी के चेहरे पे एसिड थूक देता है। क्रिस्टी दर्द से बिलबिला उठता है और दर्द के मारे उसका हाथ छूट जाता है। तभी ऐन वक्त पे लंगड़ा व्रीस सीढ़ी पकड़ लेता है। एलियन क्रिस्टी का पैर पकड़कर उसे खींचने लगता है। ऊपर लंगड़े व्रीस के हाथ में तीव्र दर्द होने लगता है। एलियन अपने जबड़े से वार करने ही वाला होता है कि तभी जॉनर अदम्य साहस का परिचय देते हुए उल्टा लटक कर एलियन पर गोली की झड़ी लगा देता है। एलियन सभी गोली को चकमा दे देता है, लेकिन तभी एक गोली उसकी खोपड़ी फोड़ देती है। एलियन मर तो गया था, लेकिन उसके पंजे में अभी भी क्रिस्टी का पैर फंसा हुआ था। लंगड़े व्रीस के लिए खुद के वजन के साथ साथ अब भारी भरकम एलियन का वजन भी संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अब क्रिस्टी भी समझ चुका था कि या तो अब वे दोनों मरेंगे या लंगड़े व्रीस को बचाने के लिए उसे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। अंततः वो खुद को लंगड़े व्रीस से अलग कर मौत को गले लगा लेता है। तभी लिफ्ट का अलार्म बजने लगता है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। और ये क्या, उस लिफ्ट में से निकलती है कॉल। सबकी आंखें शौक से फटी की फटी रह जाती हैं, मानो भूत देख लिया था। चेहरे पर आश्चर्य लिए वे लोग वहां से निकल आते हैं। रिपली कॉल से कहती है कि उसने उसकी छाती में गोली लगते देखा था, फिर भी वो जिंदा कैसे है। रिपली जब कॉल का जैकेट हटाती है तो पता चलता है कि कॉल तो असल में रोबोट है। वो भी कोई ऐसी वैसी रोबोट नहीं, बल्कि ऑटोन रोबोट। ये वो रोबोट होते हैं जिन्हें खुद रोबोट्स ने बनाया है।
ये सबसे उच्च स्तर के रोबोट्स होते हैं। ये रोबोट्स इंसानों की तरह ही सोच सकते हैं, इसलिए इन्होंने इंसानों की गुलामी को नकार दिया था और इंसानों के खिलाफ विद्रोह किया था। हालांकि इंसानों ने उनके विद्रोह को तोड़ दिया और सारे ऑटोन्स को गैर कानूनी घोषित कर उन्हें नष्ट कर दिया। अब दुनिया में काफ़ी कम ऑटोन्स बचे हैं जो इंसानों के बीच छिपकर रहते हैं। विद्रोह के दौरान कॉल ने मिलिट्री कंप्यूटर से खुद को कनेक्ट कर मिलिट्री के राज जानने चाहे। वहीं से उसको इस एलियन प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। कॉल भले ही रोबोट थी, लेकिन उसमें इंसानियत इंसानों से ज़्यादा थी। वो इस प्रोजेक्ट के खतरनाक परिणाम को जानती थी और इंसानों को एलियंस के हाथों नष्ट नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए उसने पायरेट्स का दल ज्वाइन किया और एलियन क्वीन को रोकने यहाँ तक पहुँच गई। पायरेट्स को कॉल का सच जानकर ताज्जुब होता है। स्पेसशिप के पृथ्वी पर पहुंचने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। तभी रिप्ली कॉल को स्पेसशिप से खुद को कनेक्ट करने के लिए कहती है और स्पेसशिप को कमांड देकर किसी दूसरे ग्रह पर क्रैश कराने का सुझाव देती है ताकि एलियंस पृथ्वी पर अपने कदम ना रख सकें। फिर कॉल स्पेसशिप के कंप्यूटर से खुद को कनेक्ट करती है और कमांड देकर स्पेसशिप की दिशा एक निर्जन ग्रह की ओर घुमा देती है। अगले 43 मिनट में स्पेसशिप एक निर्जन ग्रह पे क्रैश होने वाला था। फिर कॉल सारे दरवाजों को अनलॉक कर उनके पायरेट्स स्पेसशिप को भी स्टार्ट कर देती है। तभी कंप्यूटर द्वारा कॉल को पता चलता है कि चीफ साइंटिस्ट पायरेट स्पेसशिप तक पहुंचने ही वाला है। कॉल कमांड द्वारा पायरेट स्पेसशिप की तरफ जाने वाला दरवाज़ा दोबारा लॉक कर देती है। वैज्ञानिक डर के वहाँ से भाग खड़ा होता है। फिर वे लोग पायरेट स्पेसशिप की ओर भागते हैं। रास्ते में उन्हें एक एलियन की लार दिखती है। रिप्ली लार को सूंघ के बताती है कि वे लोग एलियन क्वीन के घोंसले के पास हैं। फिर वे दोबारा भागना शुरू करते हैं। अचानक रिप्ली एक जगह रुककर वहां झुक के कुछ महसूस करने लगती है। वो बताती है कि वो महसूस कर पा रही है कि एलियन क्वीन दर्द में है। अचानक एलियन नीचे से फ्लोर को खोल देता है और रिप्ली अंदर गिर जाती है। फिर कॉल और वो इन्फेक्टेड आदमी कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रिप्ली एलियंस के झुंड के बीच में धीरे धीरे अंदर समाते जा रही थी। एलियंस उसे अपने में से एक ही समझ रहे थे क्योंकि रिप्ली के डीएनए में एलियन का भी डीएनए था। उधर बाकी लोग पायरेट स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं और उड़ान प्रक्रिया आरंभ करते हैं। तभी वहां चीफ साइंटिस्ट आ धमकता है। वो इन्फेक्टेड आदमी के कंधे पे गोली मारकर कॉल को गन पॉइंट पे लेके कहता है कि उन्हें मिलिट्री स्पेसशिप को निर्जन ग्रह में क्रैश करने से रोकना होगा क्योंकि वो उसकी सालों की मेहनत उन एलियंस को क्रैश होके नष्ट नहीं होने देना चाहता। वो चाहता था कि वे लोग एलियंस को पृथ्वी पे ले जाने में उसका सहयोग करें। तभी इन्फेक्टेड आदमी के अंदर का एलियन निकलने को होता है। अब मौत पक्की है। ये जानकर वो चीफ साइंटिस्ट की ओर भागता है। वो चीफ साइंटिस्ट की अच्छे से धुनाई कर उसके सर को अपनी छाती से चिपका देता है और फिर जैसे ही एलियन इन्फेक्टेड आदमी की छाती फाड़ कर बाहर निकलता है वैसे ही वो वैज्ञानिक की खोपड़ी के भी आर पार हो जाता है। उधर एलियन रिप्ली को एलियन क्वीन के घोंसले में ले जाके छोड़ देता है। घोंसले में कई वैज्ञानिक अभी भी जिंदा फंसे हुए थे। एक वैज्ञानिक रिप्ली को बताता है कि रिप्ली के क्लोन के अंदर से पैदा होने के कारण एलियन क्वीन ने रिप्ली की तरह अपनी कोख विकसित कर ली है और अब वो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चा जन सकती है। फिर रिप्ली देखती है कि एलियन क्वीन बच्चा जन रही है और जो बच्चा होता है वो एलियन और रिप्ली के डीएनए का क्रॉस ब्रीड स्पीशीज का था। क्रॉस ब्रीड पैदा होने के बाद अपनी माँ को खोज रहा था। वो पलटकर एलियन क्वीन को सूंघता है लेकिन उसे एलियन क्वीन में से अपनी माँ की गंध नहीं आ रही थी। वो गुस्से में एक ही वार में एलियन क्वीन को मार डालता है। फिर वो रिप्ली की तरफ बढ़ता है और उसे सूंघता है। अचानक वो रिप्ली को पुचकारने लगता है। उसे रिप्ली में से अपनी माँ की गंध आ रही थी। आखिर उसमें रिप्ली का डीएनए भी जो था। फिर क्रॉस ब्रीड घोंसले में मौजूद वैज्ञानिकों को खाने लगता है। इसी बीच रिप्ली वहां से जान बचा के भाग जाती है। फिर कॉल रिप्ली को आते देख पायरेट स्पेसशिप के दरवाजे को उसके लिए खोल देती है। रिप्ली पूरी ताकत से भागते हुए एक अविश्वसनीय कूद मारकर पायरेट स्पेसशिप में पहुंच ही जाती है। फिर वे लोग पायरेट स्पेसशिप को मिलिट्री स्पेसशिप से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि पायरेट स्पेसशिप का एक दरवाज़ा खुला है। कॉल उस दरवाजे को बंद करने जाती है लेकिन वो जाम हो चुका था। तभी कॉल के पीछे से क्रॉस ब्रीड आ जाता है। क्रॉस ब्रीड उस जाम दरवाजे को बंद करता है।
कॉल अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है और पायरेट स्पेसशिप सफलतापूर्वक स्पेसशिप से उड़ जाता है। क्रॉस ब्रीड कॉल तक पहुंचने की भारी चेष्टा कर रहा होता है। वहीं गार्ड कॉल को देखने पायरेट स्पेसशिप के उस हिस्से में पहुंच जाता है। क्रॉस ब्रीड एक ही वार में गार्ड का सिर पके तरबूज सा फोड़ देता है। काफी देर हो जाने पे जब कॉल नहीं लौटती तो रिप्ली उसे देखने आती है। कॉल को मुसीबत में देख वो क्रॉस ब्रीड को उससे दूर करने के लिए उसे अपने बच्चे की तरह पुचकारने लगती है। फिर क्रॉस ब्रीड के दांत से अपना हाथ काट कर शटल के फाइबर विंडो पे अपना खून फेंक कर उसमें एक सुराख कर देती है, जिससे अंदर की हवा बाहर खींचने लगती है। हवा अपने साथ क्रॉस ब्रीड को भी उस सुराख में खींचने लगती है। ये भयानक मंजर तब तक चलता रहा जब तक कि क्रॉस ब्रीड का आखिरी अंश तक उस सुराख से नहीं निकल गया। रिप्ली क्रॉस ब्रीड को मरता देख भाव विभोर हो गई थी। आखिर रिप्ली भी तो उसकी माँ ही थी। दूसरी ओर मिलिट्री स्पेसशिप जाकर उस निर्जन ग्रह में एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ क्रैश हो जाता है। उधर पायरेट स्पेसशिप धरती पे लैंड करता है। यह साल 2379 की पृथ्वी थी, जो एक निर्जन वीरान ग्रह में बदल चुकी थी। कॉल रिप्ली को बताती है कि वो पहली बार पृथ्वी पर आई है। वो रिप्ली से पूछती है कि मिलिट्री उन्हें ढूंढते हुए वहां आती ही होगी, उन्हें अब क्या करना चाहिए। इस पर रिप्ली कहती है कि उसे भी नहीं पता, क्योंकि अब वो खुद इस धरती पर एक अजनबी है। और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।